हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में अध्ययन की किताब हमारे पास है। और देखिए भैया, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन कभी भी स्वयं को जांचें ये वाला और विविध प्रश्नावली ये वाला चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है। कुछ एक वीडियो बनाने की ट्राई किया, लेकिन बात यही है कि बनाने का कभी मन ही नहीं किया। खैर, आज मन हुआ है और हम शुरुआत कर रहे हैं स्वयं के जांचों वाला सेक्शन की। और इसमें करेंगे ये कि जितने भी स्वयं के जांचों वाले जो क्वेश्चन है वो हम इस पूरी किताब के करवाएंगे। उसके बाद विविध प्रश्नावली पे हाथ लगाएंगे। फिलहाल स्वयं को जांचों को निपटाते हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो स्वयं को जांचों वाले जो सेक्शन है और जो विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। और कई बार आपको ऐसे फार्मूले देखने को मिलेंगे जो आपकी किताब में नहीं है या फिर आपने कभी उसे देखा नहीं है। तो प्लीज़ दिल थाम के बैठिएगा, डरिएगा मत। जो भी फार्मूले नए बताए जाएँ उनको बस एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि हाँ, ये भी होते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। जो क्वेश्चन आपके नहीं मिल पा रहे हैं उसका जवाब अच्छे से मिल पाएगा। और ये मत सोचिएगा, मतलब कई बार आप सोचेंगे कि सर इसका थोड़ा सा ये सूत्र कहाँ से मिला है, आप बता दीजिए। तो मतलब वही बात हो जाएगी, इसमें क्या बताएं आपको। खैर, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, अपनी बतकही को ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला वाला जो चैप्टर हो जाता है जिसका नाम होता है, पता नहीं क्या नाम होता है यार, कुछ तो नाम होता है अच्छा सा, वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है, इसमें से ये स्वयं के जांचों वाला सेक्शन उठाते हैं और इसको हल करते हैं। इसमें टोटल आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं 24। और मैं कोशिश करूंगा कि सभी 24 को 24 क्वेश्चन इसी एक वीडियो में रहें। कोशिश तो करेंगे ही, बाकी मैं बोर भी हो जाता हूं कई बार, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार बोर नहीं हूं। और इस बार आवाज़ में थोड़ी सी तेज़ी है ताकि मतलब मुझे नींद ना आए। मुझे नींद ना आए वाला जो गाना है मेरे पर सूट नहीं करता है, क्योंकि मुझे इतनी नींद आती है कि मैं पढ़ाते हुए भी सोता रहता हूँ। खैर, इन बातों को रखते हैं परे और चलिए काम शुरू करते हैं। तो गंदी राइटिंग में लिखेंगे, बहुत अच्छा नहीं लिखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन उतारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और मतलब कई बार कुछ बार आपको अच्छा लिखने की कोशिश मतलब दिखा देंगे। खैर, चलिए शुरुआत करते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक n को जब 9 से विभाजित किया जाता है, यानी n एक धनात्मक पूर्णांक है, उसको 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। तो यहाँ पे जो शेषफल होता है, सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, खैर अब दिखाई दे रहा होगा। जो शेषफल आता है वो यहाँ पे 7 आता है। जब 3n प्लस 1 माइनस 1 को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 3n माइनस 1 को अगर आप 9 से विभाजित करेंगे तो आपको यहाँ पे जो शेषफल देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए देखिए, यहाँ पे आपको भागफल नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक बार को भागफल ले लेते हैं कि हमारा भागफल एक ही है। 2 भागफल ले सकते हैं, 3 भागफल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम एक भागफल लेकर के काम शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो भैया देखिए, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो ये जो भाज्य होता है, ये भाज्य ज्ञात करने के लिए होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो n की वैल्यू हो जाएगी भाजक यानी कि 9 गुणते भागफल यानी कि 1 प्लस शेषफल यानी कि 7। आप यहाँ पे 2 रख कर भी ट्राई कर सकते हैं, यानी से जो भागफल है वो 2 भी रख सकते हैं, उत्तर वही मिलेगा। ठीक है, 9 एकम 9 हो गया और उसमें 7 जोड़ेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा 16। यानी हमारा जो भाज्य हो गया, यहाँ वाली संख्या जो होगी वो हो गई हमारे लिए 16। जब यहाँ पे 16 हो गया तो हम यहाँ पे 16 रखेंगे। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, कितना हो जाएगा 48। उसमें से 1 घटा देंगे क्योंकि -1 दिखाई दे रहा है, तो 47 हो जाएगा। 47 हो जाने के बाद जो हमें संख्या मिली है 47 मिली है, इसको 9 से भाग करना है। अब हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न को ऐसे ही किया जाएगा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समय लगती हुई दिखाई दे सकती है कि इतनी लंबी सवाल है, पर नहीं, इतनी लंबी सवाल नहीं है। अगर आप इस तरीक़ों को सीख जाएंगे, तरीका आप सीखें, ठीक है, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत कीजिए, तरीका सीखिए। और तरीका अगर आप सीख जाएंगे तो उसके बाद जो चीज़ें होंगी जो आप निखर कर आएंगे, मतलब आपको जो तरीका समझ में आएगा तो उसके बाद जो आप करेंगे तो वो गज़ब ही करेंगे। तो तरीका सीखिए और चीज़ों को एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 47 से ज़्यादा ना जाए। 9 पचे 45 होता है, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 बचा है। शेषफल से हमें मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो 2 है हमारा उत्तर सही जवाब है। आप यहाँ पे मतलब कहीं पे है उत्तर, ये रहा। पहले का बी उत्तर सही जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि बी सही जवाब है। ऐसे ही आप यहाँ पे 2 रख करके ट्राई कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आगे
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लासा 77 और 99 का लासा इतना दिखाई दे रहा है, और 77 और मासा 77 और 99 का मासा क्या होगा। आप तो इसमें वो तरीका लगा सकते हैं कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा लासा गुणते मासा, लेकिन चूंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, आपको इसमें डिटेल्स लिख कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 77 है वो 11 से करता है, और जो 99 है वो भी 11 से ही करता है। तो इनका जो मासा होगा वो 11 हो जाएगा। आप सीधा सीधा ऐसे उत्तर दे सकते हैं। मन कहे तो ये लगा सकते हो। अब मेरा मन कर रहा है तो मैं लगा देता हूँ कि क्या हमको याद करना है, मासा याद करना है। मासा याद करना है, मासा बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा नीचे जाएगा। तो हमको मासा निकालना है, तो हम लिखेंगे पहली संख्या क्या है अपनी 77 है, गुणते दूसरी संख्या क्या है 99 है, और बट्टे क्या हो जाएगा लासा, लासा उसके नीचे आ जाएगा, लासा जो कि यहाँ पे 693 दिखाई दे रहा है वही आ जाएगा। अब 3 से करता है या फिर 9 से भी करता है, करता तो है यही है, कटेगा ये है ही। तो फिलहाल तो हम काटते हैं किससे, 3 से ही काट देते हैं। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 3 से 23, 3 से 23, और 77 से 77 निपटा दीजिए। मासा बराबर क्या दिखाई दे रहा है 11, ये वाला जो बचा है यही दिखाई दे रहा है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आपकी करने की मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहें। आगे आ जाते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि 15/1600 यानी 1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। अब यहाँ पे शांत करने का तरीका देखो भैया, शांत करने का तरीका देखो। तो इसका करना होता है गुणनखंड, 1600 का करना होता है गुणनखंड। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनिया 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, काटते जाओ भैया काटते जाओ, 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी मिला है वही तो देखना है बस। इसमें देखिए 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 3 6 बार दिखाई दे रहा है, और 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है, केवल 2 बार दिखाई दे रहा है। जो भी अधिकतम चीज़ होती है, जैसे ये 6 बार दिखाई दे रहा है 2, तो आप कह देंगे 6 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा। कहाँ गया ये, 6 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा, ऐसा। ओके, समझ में आ रही बात। ये कितनी बार है, 6 बार है, ठीक है। आप लिखोगे क्या, 15 की बट्टे 2 की घाते 6 गुणते 5 की घाते 2 लिखोगे ना। आप चाहो तो ये 5 गुणते 5 लिख सकते हो, 2 बार है, इसे काट दो, 5 दिया 15, तब पर भी ये 5 बचेगा। लेकिन ये इसमें घातों में तो कोई कमी नहीं आएगी ना। ये जो घाते 6 दिखाई दे रहा है यही आपको बताती है कि कितने अंकों के बाद शांत होगा, ये 6 अंकों के बाद शांत होगा। तो इस प्रश्न को करने का यही तरीका होता है, और लंबा करना चाहो तो कर सकते हो। अगला वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो भैया, अपरिमेय संख्या को आपको पहचानना है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो अंडर रूट के अंदर होती हैं, जिनका वर्गमूल अच्छे से नहीं निकाला जा सकता है, वो अपरिमेय होती हैं। या फिर ऐसी कोई गिनती है जो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार हो, ठीक है, वो होती हैं। तो पहला 22/7, 22/7। देखो आप कहोगे कि सर पाई तो एक अपरिमेय संख्या होता है, और पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए 22/7 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो गलत बात है। आपको बताया गया था कि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या है, और जो पाई का मान 22/7 होता है वो क्या होता है, उसके मान लगभग उसके बराबर होता है। क्या होता है, लगभग, पूरे पूरे उसके बराबर नहीं है, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं है, वो उसके लगभग उसके बराबर है। इतना रखकर हम काम चला लेते हैं। 3.14 भी इसका वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। लेकिन ये 3.14 करके ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद ये पाई की वैल्यू पेज पूरा भर जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, इतना लंबी वैल्यू होती है। मतलब भाई अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, ख़त्म कहाँ होगा, पाई है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये अपरिमेय होते हैं। लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इसमें कोई भी, ये शांत हो गया भैया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर बार लगा है। आपको पता है कि जो भी बार बार आता है वो परिमेय होता है, क्योंकि उसे पी बटे क्यू में बदल सकते हैं। उन आपने बहुत बार इसको बदला भी है। और ये जो लास्ट वाला है, ये यही वाला आपका अपरिमेय है। देखिए यहाँ पे 14 फिर इतना कुछ आ रहा है, फिर कुछ लफड़ा चल रहा है, मतलब इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यही वाला अपना जो होगा, डी वाला विकल्प अपना सही जवाब होगा। ओके, चलो ठीक है, इतनी बातें आपने समझ ली हैं।
तो पाँचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो संख्याओं का मासा 27 है, उनका लासा 62 है, उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगी। इसका सूत्र आपको ऊपर ही बता चुके हैं और कैसे करना है वो भी बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आपको सेकंड नंबर दूसरी संख्या प्राप्त करनी है तो जो आपका लासा और मासा है यानी कि 62 और 27 है वो ऊपर रहेंगे और जो पहली संख्या है वो 54 है वो नीचे रहेगी। ठीक है, अब ये कट जाएंगे और क्या कट जाएंगे। ये 54 जो होता है वो 2 से कटता है, 2 से काटेंगे 62 को 31 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 27 में पड़ गया, कितना मिल गया 31 मिल गया। तो 31 हो गई हमारी दूसरी संख्या। अरे यार दूसरी संख्या के लिए ऑप्शन ही 31 ये दिखाई दे रहा है, सॉरी मुझे दिखाई नहीं देता एक बार में। अगला वाला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखिए। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर क्या होते हैं जो आर की वैल्यू होती है वो लेस देन बी होती है एंड ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। ये जो पूरा होता है यही आपको लिखना है, ये विभाजन एल्गोरिथम के जगह पे। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 61 से भाग करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने का एक प्रॉपर तरीका मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी अच्छी चीज़ें भी लिख लेनी चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से भी लिख लेना चाहिए। तो किसी संख्या को 61 से भाग करने पर, 61 से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है भाजक। भाग करने वाले को भाजक कहा जाता है, तो भाजक 61 हो गया। भागफल 27 है, आपका भागफल 27 है। ठीक है, शेष 32 आता है, तो हम लिखेंगे शेष फल अपना 32 आ गया है। तो संख्या ज्ञात करनी है, यानी जो हमारा संख्या यानी कि जो हमारा भाज्य है वही अपनी संख्या है, वही हमको नहीं पता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि हमारा एक भाज्य जो होता है वो भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है, गंदी राइटिंग में जा रहा है। तो भाजक हो गया अपना 61। ठीक है, भाजक क्या हो गया अपना 61 हो गया है, लिख लेते हैं। और जो भागफल है वो हो गया है अपना 27। ठीक है, शेषफल हो गया है 32। ओके, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। n का गुणा कराना है। कई बच्चे सोचेंगे सर इसका गुणा कैसे कराएं। अरे यार कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस ऐसे मस्त गुणा कराते हो जो ना, वही वाला कराना है। 7 1 के 7, 7 छंग 42, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 6 4 और 7 हो गया, प्लस 32 कर देंगे। 7 2 9 हो जा रहा, 3 4 7 हो जा रहा है, 6 इसमें कुछ है भाई नहीं है। तो ये आपका भाज्य यानी कि संख्या हो जाएगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या क्या गया है वो देखते हैं। कहा जा रहा है कि d बराबर मासा, कोष्टक में लिखा है 48,72। देखो भैया छोटी सी बात समझनी है कि d बराबर मतलब d की कुछ वैल्यू है। d की वैल्यू क्या है, मासा इसका जो भी मासा होगा वही d की वैल्यू होगी और वही d का मान ज्ञात करना है। गंदी राइटिंग में लिखा गया है यहाँ पे, मतलब समझने लायक कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। कई बार आपको क्या होता है कि चीज़ें ऐसा मतलब साफ साफ लिखी गई होती हैं पर आप उसको समझना चाहते हो, सर ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा गहराई से बताइए। इतनी गहराई से कि डूब के मर जाऊँ उसमें, मतलब गहराई से। तो ठीक है, कोई गहराई वहराई चीज़ यहाँ पे होती ही नहीं है, बस सिंपल सी बात होती है, काम करते चले जाना है, ख़त्म हो जानी है बात होती है। इन दोनों का मासा ज्ञात करना है, क्या है एकदम कद्दू सी चीज़ है। 48 से भाग करो 72 को, अपने गुणनखंड तो करेंगे ही नहीं। क्या मेरी पेन ख़त्म हो गई? ओह माय गॉड, ये बड़ी खुशी की बात है भाई। मेरी पेन सालों से ख़त्म नहीं होती, ख़त्म होने से पहले गायब हो जाती। ये सालों बाद ऐसी पेन है जो ख़त्म हुई है, लिखते हुए ख़त्म हुई है, मतलब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है भाई। बहुत बहुत खुशी की बात है, पार्टी वाली बात है। और इसी बात पे आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये खुशी की बात है भाई। पेन का ख़त्म हो जाना यानी कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मतलब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ता लिखता व्यक्ति हूँ। नहीं तो मेरी पेन ख़त्म होने से पहले गायब हो जाती है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। क्या बताऊँ, इतनी कम पढ़ाई करता हूँ। चलो ठीक है, अब नीली पेन देखते हैं कितनी बची है,
क्या मजाक कर रहा हूँ, इतनी बची है यहाँ से, इतनी है। और मैंने इतनी ही पढ़ाई की है, पता नहीं महीनों से पेने पड़ी हुई है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। इतनी वीडियो बनाई फिर भी मार्कर से बनाएंगे ना, तो वो मार्कर रोज़ ख़त्म होता है, मार्कर की स्याही रोज़ ख़त्म होती है, बट इसका नहीं ख़त्म होता है। चलो ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 48 लिखेंगे। 12 में से 8 गेंद तो कितना बच जाता है, हासिल लेते हैं ना। 12 में से 8 गेंद 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 में से 4 गेंद 2 बचेगा। ओके, इसका इधर पहुंचा दो भैया, 48 हो जाएगा। 24 दूना 48 होते हैं, ख़त्म हो गई कहानी। तो मासा अपना कितना मिल गया? मासा अपना मिल गया 24। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। गंदी राइटिंग में लिखा, बस आपको यही लिख देना है भाई, समझे? डी बराबर इतना छाप लिया क्वेश्चन से, ये मासा निकाल लिया, मासा बराबर लिख दिया, डी बराबर लिख दिया, काम खत्म हो गई बात। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया चौचक चल रहा है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि P बटे Q यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, तब Q के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिससे P और Q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, अशांत हो साथ में आवर्ती हो। बहुत गंदी राइटिंग, मतलब बहुत कम समझने लायक चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि P बटा Q, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था, पर इन्होंने यहाँ से Q गायब कर दिया। ठीक है, एक परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे Q का प्रतिबंध, यानी Q के बारे में कुछ कहना है। Q के प्रतिबंध का मतलब हो गया Q के बारे में समथिंग कुछ बात कहनी है। क्या बात कहनी है? ऐसी कुछ बात कहनी है कि हमको अच्छी लग जाए। किस प्रकार से अच्छी लग जाए? तो अच्छी लगने का मामला देखेंगे कि जिससे P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत आवर्ती हो। सबसे ज़रूरी बात है क्या है? वो अशांत होना चाहिए और आवर्ती होना चाहिए, आवर्ती। ठीक है, तो जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। उसके लिए जो Q होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 की घाते m गुणित 5 की घाते n के रूप में होनी चाहिए, के रूप में होती है, होते है, होना चाहिए या फिर होता है। किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू। और अगर अशांत चाहिए, अशांत है तो आवर्ती हो ही जाएगा। ठीक है, अशांत है तो आवर्तित हो ही जाएगा, क्योंकि भाग देने पर आप कभी भी अनावर्ती नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो भाई बात समझेंगे कि अशांत आवर्ती के लिए जैसे शांत के लिए होनी चाहिए, अशांत के लिए नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा हमको कह देना है। तो क्यों क्या लिखना है क्वेश्चन में, क्या लिखना है एग्जैक्टली? तो क्वेश्चन तो छाप देना है इसमें। ठीक है, तो या फिर यदि P बटा Q एक परिमेय संख्या है तथा P बटे Q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो, इसके लिए Q ठीक है, मैंने गलती की, मुझे साफ साफ शब्दों में फिर से बताना चाहिए। आपको उत्तर में ऐसा लिखना है कि यदि P बटे Q, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे Q घुसाना पड़ेगा, Q डज नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, इसके लिए Q का अभाज्य, Q का गुणनखंड, Q का गुणनखंड 2 की घाते m गुणित 5 की घाते 5, यहाँ पे 5 लिखना चाहिए था, मैंने क्या कद्दू लिख दिया था, n की घाते 5 लिख दिया था। 5 की घाते n के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसी होगी बातें, नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, इसके रूप में नहीं होने का मतलब क्या है कि 2 और 5 होंगे, मतलब ये रहें चाहे ना रहें, लेकिन इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा मटीरियल, एक्स्ट्रा चीज़, जैसे 13 घुस गया, 7 घुस गया, 3 घुस गया, 5 तो नहीं, 4 नहीं डाल सकते, 4 तो 2 गुणते 2 हो जाएगा ना, 6 हो गया, ऐसा कुछ चीज़ें उसमें घुसी होंगी, कोई अभाज्य संख्या ऐसी होंगी जो इन सब 2 और 5 के अलावा होंगी, वो अगर उसमें घुस जाएंगे तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो आपको जो समझाया है बस आपको साफ साफ शब्दों में वही लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख के नहीं लिखा है, आई एम सॉरी, पर मुंह से बता तो दिया। लिखने में बस ज़्यादा समय जाता है यार, कौन लिखे उसे, कद्दू जैसा मुंह बना लेते हैं। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच गए, तालियाँ। ठीक है, चलो, m की घाते n बराबर
64, जहाँ m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, चलो वो तो धनात्मक है ही, n की घाते mn का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यार, ये 64 जो होता है वो 16 चौके, मतलब क्या 16 चौके 64 कहाँ से होता है? तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है कि 64 का कुछ होता है, क्या होता है वो देखो। जो 64 होता है उसका गुणनखंड करो तो 2 से काटते हो 32 मिलता है, 2 से काटते हो 16 मिलता है, 2 से काटते हो तो 8 मिलता है, 2 से काटते हो तो फिर 2 से काटते हो तो 4 मिलता है, 2 से काटते हो तो 2 मिलता है, 2 से काटते हो तो 1 मिलता है, इतना सब कुछ मिलता है। सही बात है। 2 दूनी 4 दूनी मतलब ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर आप m की घाते n देख रहे हो तो इसको 2 की घाते 6 लिख सकते हो, क्योंकि 6 बार 2 मिला है। ठीक, तब तुलना करने पर आप देख पाओगे कि m बराबर क्या दिखाई दे रहा है 2 और n बराबर क्या दिखाई दे रहा है 6, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। m बराबर 2 और n बराबर 6 दिखाई दे रहा है। तो n की घाते mn का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो, n की घाते mn इसका मान ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू तो आपको 6 मिल ही चुकी है, और उसकी घाते mn, m का मतलब 2 और n का मतलब 6। अब इसका मतलब 26 नहीं होता गंदे बच्चे, गुणा करना होता है। ठीक है, ऐसे गुणा होता है। ओके, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 दुनिया 12 हो जाएगा। अरे यार 6 की घाते 12, ये मुझे नहीं हल होगा मुझसे, मैं 6 की घाते 12 कैसे हल करूँगा? 10वीं सवाल कहाँ गई है? 6 की सॉरी 3 की घाते 12, क्या गंदे व्यक्ति हैं यार। 3 की घाते 12 कैसे हो सकता है? अरे ओके ओके ओके, लेट्स ट्राई समथिंग, और कुछ और कुछ ट्राई करते हैं। 64 और किसका वर्ग होता है क्या? 8 8 64 होता है क्या? 8 की घाते 2 होता है क्या? हाँ होता तो है, काम कर सकते हैं शायद इस पर। ओके कर सकते हैं। 8 की घाते 2, 8 4 चौक 16 चौके 64, 4 की घाते 3 भी तो होता है, ये भी तो होता है। मतलब मेरा ये तरीका गलत हो गया। तो भाई देखो, पहले बात तो बता दें कि जिस तरीके से मैंने किया ये तरीका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इनको एक और शर्त देनी चाहिए थी इसके साथ में, लेकिन चूँकि इन्होंने 3 उत्तर लिया है तो हम 3 की तरह बना देते हैं ना, कुछ नहीं, कॉपी घुमाने की देर है और क्या है भाई, उसमें कोई समस्या नहीं है। तुम जो चाहो हम वो बनाएंगे। m की घाते n बराबर आपको 64 दिखाई दे रहा है, हमको पता है ना कि 4 चौक 16 चौक 64 होता है। तो m की घाते n बराबर 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 की घाते 3, ऐसा भी तो होता है ना, 4 चौक 16 चौक 64, इतना भी तो होता है। तो m बराबर आपको दिखाई दे रहा है 4, n बराबर दिखाई दे रहा है 3। तुलना करने पर वैसे हिंदी में लिख देना कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना से लिख देते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर हाँ ठीक है, पर हो गया। उसके बाद लिखना है n की घाते m और n, mn लिख लिया मैंने। चलो आगे बात को बढ़ाते हैं। 3 यहाँ पे छाप देते हैं और घात के रूप में m की जगह पे अपना 4 छाप देते हैं, गुणते n की जगह पे अपना 3 छाप देते हैं। तो 3 की घाते 4 3 12। लो भैया, हमने वो भी ला दिया जो तुम्हें चाहिए था। हमसे बच के कहाँ जाओगे, जो चाहोगे हम वो लाएंगे। ठीक है, और जो हम चाहेंगे वो हम तो खुद ला ही सकते हैं। तो ऐसे हो गई बातें। चलो ठीक है, चलो चलो चलते हैं, चलो एक बार चलो 11 नंबर सवाल पे चलो। दिखाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए दिखाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 8 के प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। अरे क्या गंदगी है। तो देखो यार, ये लोग क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। मैंने इसका आंसर कई जगह खोजने की कोशिश की, पर जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका कुछ ज़्यादा ही भौकाल बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी कई तरीके से लोग बता रहे हैं, पर मेरे तरीके से देखो जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आ रहा है। दिखाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक जितने होते हैं उनकी बात कर रहा है,
पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, यानी कि उनमें से जो पूर्ण वर्ग हैं उनके लिए ये रूप होना चाहिए, वो दिखाने जाते हैं। तो विषम धनात्मक पूर्णांक की अगर बात करें तो 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये सब फलाने ढिकाने जितने लोग होते हैं सब विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, अब इनमें से भी पूर्ण वर्ग कौन है? पूर्ण वर्ग ये दिखाई दे रहा है, ये लोग पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, एक तो पूर्ण वर्ग है, इसको अलग रखते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट करो भाई। 9 से स्टार्ट करो, 9 उठा लिया। और अगला जो पूर्ण वर्ग होता है जो कि विषम भी हो तो वो हो जाता है 9 के बाद अपना देखो कौन कौन पूर्ण वर्ग होते हैं। 1 होता है, 4 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 पचम 25, 6 छंग 36, 7 सते 49, ठीक है, 8 अठाएं 64, 9 9 81 और 10 हम 100, मतलब ऐसे चलते चले जाते हैं और आगे भी सभी ये पूर्ण है। लेकिन इसमें भी विषम देखने, जैसे ये विषम है, ये विषम है, ये सब विषम है। अब जो ये विषम संख्याएं हैं और पूर्ण वर्ग भी हैं, इनकी बात की जानी है कि इनका रूप क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विषम, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याएं, विषम धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है, संख्याएं। तो हमको मिल गई 1, 9, 25, 49, 81 ... ठीक। तो अब 1 को देखते हैं, तो 1 को हम कर सकते हैं कि भैया ये 0 + 1 है, और ये जो 0 है वो क्या है? 8 गुणते 0 + 1 है। तो क्या ये 8k + 1 के रूप में है? जहाँ ठीक है, जहाँ जो अपना k है उसके बराबर 0 है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये काम बन रहा है। ठीक है, 9 को देखते हैं, तो 9 को लिख देंगे 8 + 1, और ये जो 8 है वो 8 गुणते 1 + 1, तो ये क्या, ये 8k + 1 के रूप में है। तो बिल्कुल आप कहोगे हाँ, और जहाँ पे k बराबर क्या है वो 1 है। ठीक है, और हम 25 को लेंगे, तो 25 को हम लिखेंगे 24 + 1, और ये 24 है जो है वो 8 2 24 होता है गुणित, ठीक है, +1 बराबर, यहाँ पे भी ये 8k + 1 के रूप में है, जहाँ जो k बराबर है वो 3 है, k बराबर 2 यहाँ पे नहीं मुलाकात हुई, क्योंकि 8 2 16, 1 17 हो जाता है, 17 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और 25 के बाद अपना 49 ले लेते हैं। 49 जो होता है वो 48 + 1 होता है, और 8 से ये कट जाना चाहिए, 8 45, 8 6 48, 8 गुणते 6 + 1, यहाँ पे 8k + 1, जहाँ पे जो k बराबर है वो है 6 अपना। ठीक है, और आगे हम बस इतना से लिखेंगे, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक विषम पूर्ण वर्ग संख्याएं, विषम पूर्ण वर्ग संख्याएं 8k + 1 के रूप में होती हैं। ठीक है, आपको आज पास बहुत सारी गंदगी दिखाई दे रही होगी, मतलब ये सारी चीज़ें इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अपन गंदगी में ही पले बढ़े हैं। बकवास कर रहा हूँ, खुद चीज़ों को बहुत ज़्यादा बकवास तरीके से बता देता हूँ। खैर, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, 12 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन आखिरी वाला, 12 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी प्रगति चल रही है। वह बड़ी से बड़ी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 280 और 1245 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः
4 और 3 बचे। तो ठीक है, ऐसी गिनती ज्ञात करने के लिए हमें 12 नंबर सवाल डालना पड़ेगा, 280 लिखना होगा और इसमें 4 घटाना होगा क्योंकि 280 में 4 शेषफल बच रहा था, और 1245 भी लिखना होगा, इसमें 3 घटाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास अपना पर्सनल वाला था। तो 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे भाई 5 था, 5 में से 3 गए 2 और 4 और 2 और 1। तो ये मतलब बढ़िया काम हो चुका है। अब क्या करना है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी है, इन दोनों का मासा ज्ञात करना है। 276 तथा 1242 का मासा, इतना सा काम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब गंदी राइटिंग में चल ही रहा है तो थोड़ा सा और गंदगी फैला ही देते हैं। तो 276 है, इसको 1242, चलो भाग देना शुरू करते हैं। 2 छंग 12, 6 बार जाना चाहिए, वैसे मेरे ख्याल से जाएगा नहीं। ठीक है, 5 बार जाएगा। 5 छंग 30 का तो 0 हासिल लगे 3, 5 7 35, 3 38 हासिल लगे। ठीक है 3, ओके। 5 दूनी 10, 3 13, अरे कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, 4 ही बार जाएगा। 4 छंग 24 हासिल लगे 2, 4 7 28, 2 30 का 0 हासिल लगे। ठीक है, 4 7 28, 2 30 हासिल लगे 3, ओके। 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है। 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गए 8 होता है और 3 बच जाएगा और इसमें 1 बच जाएगा, एक खेला ख़त्म हो जाएगा। इसको पहुंचाएंगे यहाँ पे 276 यहाँ पे लिखेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16 हासिल लगे, मतलब 6 हासिल लगे 1, 2 3 6 1 7, 2 1 2, ये ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म। तो 138 जो दिखाई दे रहा है मासा, मतलब मासा जो है वो 138 दिखाई दे रहा है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, गंदगी में हमने इस प्रश्न को किया। चलिए एक पेज ख़त्म होता है, ओके। इस पेज में भी कुछ बाकी है जान, थोड़ी सी जान बाकी है, ये रहा वो जान बाकी वाला हिस्सा, उसमें भी एक क्वेश्चन को हम निपटाएंगे क्योंकि हमें जगह मतलब थोड़े से जगह में काम करना अच्छा लगता है। 13 नंबर क्वेश्चन, यक्स और वाई का लासा ज्ञात कीजिए, और यक्स गुणते वाई बराबर 180 दिखाया गया है, मासा और 5 है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यक्स और वाई का लासा ज्ञात करना है। यक्स वाई हमको दिया गया है, देखो भैया, यक्स वाई का मतलब 180 जो दिया गया है, यानी यक्स और वाई का गुणनफल दिया है, यक्स और वाई का गुणनफल दिया है। इनका मासा दिया गया है 5, क्या दिया गया है, मासा दिया गया है 5, मासा दिया गया है 5। और अगर आपको पता हो तो लासा ज्ञात करना है हमें, अरे यार ये तो क्या बोल गया, लासा ज्ञात करना है हमें। और देखिए लासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे मासा, यही तो होता है। अब देखिए पहली संख्या कहाँ है पता नहीं, दूसरी संख्या कहाँ है पता नहीं, लेकिन दोनों को गुणनफल तो दिया है ना, ढेर के टेंशन यहाँ मत, सीधे सीधे 180 रखो, ओके। और यहाँ पे 5 रखो, 5 से भाग कर, तो 5 दिया है 15, बचेगा 3, 5 6 30, तो कितना मिल गया 36, 36 हो गया हमारा लासा, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इतनी जगह में तो ये क्वेश्चन तो नहीं पड़ गया, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये क्या संख्याएं दी हैं 100 और 190, इनका इसके लिए मासा गुणते लासा ज्ञात, क्या पागल बने यार, मासा गुणते लासा कैसे ज्ञात कर सकते, मतलब मासा और लासा अलग से नहीं निकालना है यार, सिंपल सी बात समझो, पहली संख्या दूसरी संख्या दी है, मासा गुणते लासा बराबर क्या होता है, मासा, ठीक है, मासा गुणते लासा बराबर क्या होता है, अरे यही तो होता है ना, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, यही तो होता है। अब पहली संख्या 100 दी है, दूसरी संख्या 190 दी है, तो 100 से गुणा करना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ी बात है, उत्तर हो गया। भाई क्या सवाल देता है इतना छोटे छोटे बच्चों वाली सवाल, खैर आप लोग तो बच्चे ही हो तो अब बच्चों वाली सवाल तो दी ही जाएगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक पेज हमने ख़त्म कर लिया है, क्वेश्चन इसका नहीं अपना पन्ने का जो था। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जांच कीजिए, थोड़ा सा जांच बाद में हम करेंगे, थोड़ा सा जगह हम पहले बना लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या 15 की घाते n का मान का अंकित अंतिम अंक 0 हो सकता है जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं इन्हीं चीज़ों से डरता हूँ, ठीक है, जिन्हें कुछ काम करने के लिए रहता नहीं है, बस सिद्ध 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 करना होता है, तो मैं बस इन्हीं चीज़ों से डरता हूँ। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। तो यार अब इसका जो आंसर है वो कैसे किया जाएगा देखते हैं।
तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें एक क्वेश्चन मिल गया था जो कि आपके विविध प्रश्नावली में देखने को मिल जाता है। 20 नंबर प्रश्न, उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। हमारे पास थी 15 की घाते n क्वेश्चन में, और यहाँ पे 8 की घाते n है। देखिए बात यही रहेगी, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। सारे क्वेश्चन का जवाब मतलब n में एक सा ही लिखना होता है, कुछ फ़र्क की बात इसमें तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो करना यही जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 8, यदि संख्या मतलब इसमें जो कुछ लिखा है वही सेम टू सेम लिखना है। यदि संख्या 8 की घाते n की जगह पे 15 की घाते n लिख देना बस। उसके बाद किसी प्राकृत संख्या n के लिए के मान का अंतिम अंक शून्य है तो यह 2 और 5 से विभाज्य होने चाहिए। अर्थात यहाँ पे लिख देना है 15 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे लिख देना 15 की घाते n, 15 की घाते n बराबर लिखना होगा, ये जो 15 होता है 3 × 15 उसकी घाते n, यहाँ पे 2 की घाते 3 लग गया है, उसको छोड़ो ये लिख देना है। फिर बराबर ये लिखा गया है, तो मतलब कुल मिला के बात इतनी रहेगी, इसके बराबर इतना, माने आपको इतने पूरे की जगह केवल इतना सा लिख देना है। ठीक है। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यह सुनिश्चित करती है कि यहाँ पे लिख देना है 15 की घाते n के गुणनखंड में 3 और 5, यहाँ पे 2 के जगह 3 और 5 के अतिरिक्त और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए यहाँ पे लिख देना है 15 की घाते n का मान का अंतिम अंक शून्य है। तो कभी कभी मैं ऐसे ही थोड़ा सा सस्ते से काम कर लेता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता है और क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो अब उसमें बस हिंदी ही लिखनी थी और वो अपना आप देखकर लिख लोगे, और नहीं भी लिख पाओगे तो नकल करो यार, कितने समझदार तो हो गए हो अब, और कितना समझदार होना चाहते हो। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2√45 + 3√20 बटे 2√5 को सरल करने पर परमेय या अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, सरल कर ही लेते हैं, आखिर करना क्या है। +3√20 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2√5 दिखाई दे रहा है। तो हम ये करेंगे कि इसमें गुणा करेंगे √5 से, इसमें करेंगे, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए इसको, बल्कि यहाँ पे 45 और 20 को हल करना चाहिए। ठीक है, तो 45 जो होता है 5 9 45 होता है, तो 2 गुणते यहाँ पे √9 गुणते 5, 5 9 45, प्लस 3 गुणते यहाँ पे 4 5 20 होता है, 4 गुणते 5। ठीक है, बटे 2√5 जो है इसे रहने देते हैं, ये 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो 2 गुणते 3 हो जाएगा, √5 रहेगा, प्लस यहाँ पे 4 का वर्गमूल, ये पहले 3 लिख लेते हैं, 4 का वर्गमूल 2 √5 हो जाएगा, बटे आपको 2√5 दिखाई दे रहा है, ये 3 दुनिया 6 √5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 √5 हो जाएगा, बटे 2√5 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, तो 6 6 12 √5 हो जाएगा, बटे 2√5 रहेगा, √5 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 6 मिल जाएगा। 6 क्या है, परमीय संख्या है, तो आपको ऐसे लिख देना है परमीय। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दिखाइए कि 2 + √5 एक अपरमेय संख्या है। फिर वही सस्ती सी बात आ गई है, सिद्ध करो इनको। तो उसे कुछ इस प्रकार के प्रश्न द्वारा मतलब से हल कर सकते हो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6 + √2, और यहाँ पे मतलब जो आपको हल करना है वो 2√5 है, तो कोई फ़र्क नहीं है इनमें। क्यों फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसमें हल तो कुछ करना नहीं रहता है विशेष, बस लिखना ही लिखना रहता है। तो जैसे जैसे इसमें लिखा गया वैसे वैसे आपको इसमें लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 2√5 है अपने पास, तो वैसे ही लिखना है कि माना 6 + √2 की जगह 2√5 एक परमेय संख्या है, तथा तब 6 + √2 यानी कि यहाँ पे लिखना है 2√5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ये और q सवाभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ q ≤ 0 है। फिर उसके बराबर इसको p/q के रूप में लिख देना है। ओके, ठीक है, तो जैसे इसको p/q के रूप में लिख देना है, फिर इसमें क्या किया है, इसमें आपका 6 को उधर भेज दिया है इसके पास में, तो ये √5 ऐसे रहने देते हैं और p/q -2 कर लेते हैं, हो गई बात। इसको माइनस में भेज देना है, भेज देने के बाद कुछ नहीं, थोड़ा सा ये जोड़ घटाना कर लिया है कुछ, क्यों का इधर गुणा करा दिया, यानी p -
2q बटे क्यू कर लिया गया है, √5 ऐसा लिख लिया गया है यहाँ पे। चूँकि p और q पूर्णांक है इसलिए यह जो प्राप्त हुआ ये परिमेय संख्या है, तो आपको भी यही सेम चीज़ लिख देना है इसकी जगह पे और सेम टू सेम हिंदी ऐसे ही उतार लेना है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे √5 आपको लिख देना है, √2 की जगह पे परिमेय संख्या है। लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पे √5 लिखना है ना आपको, एक अपरिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि इसकी जगह पे आपको ये 2 √5 लिख देना है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार जब लिख देंगे तो सिद्ध हो चुका है, बात खत्म हो गई। सो दोस्तों जो अगला वाला क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस कहानी लिखनी होती है और एक कहानी लिखना मुझे बेहद नापसंद है। तो चले देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 7m या फिर 7m+1 या फिर 7m+2 या फिर 7m+4 के रूप में होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमको बस शुरुआत करनी होगी कि जो अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर होता है BQ + R, और जो R की वैल्यू होती है वो <b होती है, > 0 होती है, और b बराबर हमको यहाँ पे जो ढेर सारा 7 दिखाई दे रहे हैं वही 7 रखने पर a बराबर हो जाएगा 7q + R, और R की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7 से छोटी, यानी 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगी। और उसके बाद अब हमें आगे बढ़ना होगा और इसमें कई चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि मतलब R बराबर 0 रखने पर हमें मिल जाएगा a बराबर 7q, और दोनों पक्षों का वर्ग अगर हम करेंगे तो a² मिल जाएगा, और यहाँ पे 7q² मिल जाएगा, जो कि 7×49 मिल जाएगा। और ये 49 है, इसको 7 × 7q² लिख सकते हैं, और जो कि 7m था ना भाई अपने पास, ओके क्वेश्चन में क्या था, m था, तो वही वाला m के रूप में हमको बदलना था 7m। तो यहाँ पे ये 7m हो जाएगा, जहाँ जो हमारा m है उसके बराबर 7q² हो जाएगा। तो क्या हमारा इसका वर्ग 7m के रूप में मिल रहा है, तो हाँ जाहिर सी बात है मिल रहा है। और ऐसे ही हमको आगे बढ़ाते चले जाना है, और कुछ ख़ास होगा नहीं, सभी चीज़ों में समान काम होता रहेगा। r बराबर हम यहाँ पे ये 1 बराबर नहीं, r बराबर था, ठीक है, 1 रखने पर, और a बराबर हो जाएगा 7q + m, सॉरी 1 गलती से हो गया, और दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करने पर तो a² बराबर 7q + 1² हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वर्ग यानी 7×7 अरे यार 49q² हो जाएगा, और फिर +1 हो जाएगा, 1 को मैं बाद में लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों का गुणा 7×7q का दुगुना 14q + 1 का वर्ग 1, डायरेक्ट मैंने किया है। इन दोनों में से 7 कॉमन हो जाएगा, 7q² + 7 दूनी 14q बच जाएगा, इसमें से नहीं निकलेगा तो +1 रख देंगे। और अगर इसको सही से देखा जाए तो ये हमें दिखाई दे रहा है 7m+1 के रूप में, जहाँ जो हमारा m है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, 7q² + 2q दिखाई दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, r बराबर 2 रखने पर ऐसे लिखना है, a बराबर हो जाएगा 7q + 2, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 7q + 2 इसका वर्ग हो जाएगा, 7×7 = 49,
क्यू स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 दूनी 28 28 क्यू और प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 7 को, तो ये 7 क्यू स्क्वायर प्लस 7 चौके 28 क्यू प्लस 4 दिखाई देगा, तो 7m प्लस 4 हो जाएगा, जहाँ पे जो m बराबर है वो 7 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू हो जाएगा। तो मतलब चीज़ें समझ में आ रही ना, 7 क्यू प्लस 7m प्लस 4 के रूप में। तो किस किस रूप में हमें चाहिए? अब 7m के रूप में हो सकता है, 7m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, 7m प्लस 2 के रूप में हो सकता है, 7m प्लस 4 के रूप में हो सकता है। तो 4 वाला तो हमको दिखाई दे रहा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसे लाइन से हमको करते चले जाना है, जिस जिस रूप में मिले हमको उस रूप में रखते जाना है। अब मैंने तो आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो r बराबर 3 रखने पर, ठीक है, बात को समझ में तो आ रही होगी। और एक बार फिर समझते हैं। तो a बराबर 7q, यहीं पे 7q प्लस r की जगह पे, सॉरी 7q प्लस r की जगह पे हम 3 रखेंगे। और फिर से वही वर्क करने की बात, क्योंकि वर्क की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे 7q प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लग रहा है 7 7 49 क्यू स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी इन दोनों का गुणा करके दुगुना, 7 रखेगा इस दुना 42 क्यू प्लस 3 3 9। अब देखिए 9 जो है ना, उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। किस रूप में चेंज किया जा सकता है? क्योंकि 7 से बड़ा है, तो 7 में कितना जोड़ने पे 9 मिलता है? तो 2 जोड़ने पे 9 मिलता है। तो फिलहाल आप 49 क्यू स्क्वायर रखिए प्लस 42 रखिए और इसे क्यू रखिए, और यहाँ पे ये 7 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, ठीक। यही इसमें थोड़ा सा स्पेशल काम करना होता है, जिसमें से 7 निकल सके, या फिर जो भी आपको निकालने वाली चीज़ है वो निकल सके, वो निकालना होता है। और ऐसा करने के बाद आपका 7 छंग 42 प्लस 1 और प्लस 2 मिल जाता है, और यहाँ पे 7, ये पूरा m बन जाता है प्लस 2, 7m प्लस 2, और यहाँ पे लिख देना m बराबर 7q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें 7m प्लस 2 के रूप में तो मिल ही गया है। तो ये भी अपना 4 भी, 5 भी और 6 भी, ये सभी ट्राई करना होगा, सभी को लंबा सा लिखना होगा और लिख लेना अपन, ठीक है। और समझ में आ तो गया होगा कि कैसे करना है। बस वही है कहानी, वही लिखते चले जाना है, और ये मुझे लिए बोरिंग सा हो जाता है वही सेम चीज़ को बार बार लिखना, तो इस वजह से मैं नहीं लिख के दिखा रहा हूँ। हालांकि मैंने इतना तो लिख के दिखाई दिया था। अब आपके पास 4 5 और 6 बचे हैं, और आपको लग सकता है कि वो मुश्किल है, पर बस इतना सा याद रखना है, जैसे कि 9 दिखाई दे रहा है, इन सभी में तो 7 जो भी आगे मिलेगा उनमें तो 7 आसानी से कॉमन हो ही जाएगा। ये वाला 7 से कितना बड़ा है, या फिर 7 दूनी 14 से कितना बड़ा है, या 7 1 21 से कितना बड़ा है, बस यही खोजने की कोशिश कर लेना, ठीक है। और जिसमें से 7 कॉमन हो सके उसे अलग रख देना, बाकी ये बचेगा कुछ 2 बचेगा, कहीं 4 बचेगा, तो ऐसा कुछ बचेगा, वो कर लोगे तो समझ में आएगा। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अब जो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिखाई दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस m के रूप का है, तब वह 3q प्लस 2 के रूप का भी होगा, जबकि इसका विलोम सत्य नहीं है। तो हम यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन डालेंगे। तो माना कोई पूर्णांक, माना कोई पूर्णांक क्या है, 6q प्लस 5 है, ठीक। तो 6q प्लस 5 बराबर हम 6q प्लस 5 में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें से जैसे 2 दिखाई दे रहा है, 2 निकाल लेते हैं, 2 अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा ये 3 प्लस 2, इनमें से कुछ कॉमन हो जाएगा 3, और ये 2q प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 दिखाई दे रहा है, और 3q, ओके क्यों 3, इस q की जगह पे हम m मान लेते हैं प्लस 2,
ठीक है, हो जाएगा। तो इस रूप में हो जाएगा ना, जहाँ जो m बराबर है वो 2q+1 है। ठीक है, तो आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये इस रूप में बदल गया है। ठीक है, परंतु 3q+2 को नहीं बदल सकते हैं। किसमें? 6q+5 के रूप में नहीं बदला जा सकता है। अब इसमें क्या किया जाए, मतलब कैसे? ओके, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन इतना लंबा था और ये वाला क्वेश्चन बहुत छोटा है, और उसमें भी मैंने m डाल दिया है क्यों डालने के बजाय। तो बात यही है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब ठीक है, बकवास है ये। तो अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 20, जिसमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, जिससे बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा, जिससे इसको और इसको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। तो ठीक है, 5 शेषफल बचाना है, काम करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास संख्याएं हैं 957 और 1280, और जो हमारा शेषफल है वो है 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। 957 में से 5 घटाएंगे तो 952 मिलेगा, और 1280 में से जब 5 घटाएंगे तो 1275 मिलेगा। अब यहाँ पे हमको निकालना है मासा, तो 952 व 1275 का मासा यही हमें निकालना होगा, और उसे निकालने के लिए हमें प्रयोग करना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये 1275 लिख दिया हमने। कितनी बार जाएगा? एक बार ही तो जाएगा ये। ठीक है, और हमें मिल जाएगा 952, और कर देते हैं घटाना। और अब हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 12 में से 9 गया 3। फिर ठीक है, इसमें 952 लिखना होगा, और कितनी बार जाइएगा ये, तो हमें पता है कि 3 2 नहीं, 6 3 3 करना होता है, लेकिन 23 3 या 52 तो नहीं हो पाएगा, माने 2 बार जाएगा। 2 3 6, 2 2 नहीं 4, 2 3 6, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 4 गया 0, इसमें बचा 3, इससे छोटा है। ठीक बात है, 323 एक बार जाएगा, 306, और 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे 1 17, और 306 यहाँ पे लिखा जाएगा। कई बार जाएगा ये? मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। और अब हम थोड़ा सा 17 कम 17 करेंगे, बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये 17 नवैया मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, तो 17 नवैया 153 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 17 8 7 56, 8 बार जाएगा। 8 7 56, 6 से लेके 5, 8 एकम 8 5 13, पूरी तरीके से निपट गया है। तो मासा हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 17। तो 17 हमारा सही जवाब है। ओके, तो इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना है। हो गया, ख़त्म हो गई बातें, आगे देखते हैं। और अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 घंटियाँ क्रमशः इतने इतने मिनट के अंतराल पे बजती हैं, कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगे? बस लासा ले लीजिए, उत्तर हो जाएगा इनका, और कुछ नहीं करना होगा। 2 4 6 8 10 और 12 सभी का एलसीएम एक साथ वाला ले सकते हो या फिर अलग अलग ले सकते हो, बस जो भी करना है बस इतना से करना है। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा। ओके, ये तो ख़त्म हो गया।
ये 3, ये 2, ये 5, ये 3, ओके 2 1, ओके यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, फिर 3 से काटेंगे तो ढेर सारे 1 और यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काट देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा लासा है वो क्या मिल जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 और गुणा कराते हैं। 5 दूनी 10 होता है, 0 लग गया, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120। तो 120 मिनट या फिर आप 2 घंटे कह सकते हैं। 120 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 120 मिनट के लिए 2 घंटे की ज़रूरत होगी, तो 2 घंटे आप कह सकते हो। तो 2 घंटे के बाद ये फिर से बचेंगे। फ़िलहाल 120 ही आपको दिया गया है। तो अगला प्रश्न बेहद बेकार प्रश्न है तो वह किसी काम का नहीं, पर समझाना ज़रूरी है। तो यदि a और b, यदि धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो भैया a और b आपको पूर्णांक दिए गए हैं और पूर्णांक हैं, और a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तब आगे इसमें दिया गया है कि जो a और b का उभयनिष्ठ भाजक है वो b और r का उभयनिष्ठ भाजक भी है। तो a और b का उभयनिष्ठ भाजक, ठीक, q और r का भी उभयनिष्ठ भाजक है। ऐसी हो गई बातें। और इसका विलोम भी सही है, इसका विलोम भी सही है। तो बात ये होती है कि ये क्वेश्चन में हमने ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी ताकि आपको समझ में आता रहे कि बात क्या चल रही है। अब हम इस प्रकार का कोई उदाहरण लेंगे। तो माना a बराबर हम ले लेते हैं 15 और b बराबर ले लेते हैं 9, ठीक। तो ठीक है, ओके ओके ओके, b से भाग दिया जाएगा a को, ठीक। और अगर हम 9 से 15 को भाग करते हैं तो हमें 9 एकम 9 बचेगा कितना, 9 4 15, नहीं 9 6 15 होता है, 6 बचेगा ना, हाँ ठीक है 6 बचेगा। तब हमारे पास हो जाएगा कि 15 बराबर 9 गुणते 1 प्लस 6, ये हो जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ने में गलती हो गई है, यहाँ पे b और r कर दिया है, q और r का नहीं दिया है। तो यहाँ पे मतलब अगर हम बात की जाए a और b की, तो हमारा 15 और 9 का उभयनिष्ठ भाजक हमारा क्या है, ओके सॉरी, का उभयनिष्ठ भाजक बराबर 3 है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है b और r का उभयनिष्ठ भाजक, तो b कौन है, 9 है, r है 6, तथा 9 और 6 का उभयनिष्ठ भाजक 3 है। इसी प्रकार के और भी उदाहरण ले सकते हैं, और ये सब जगह काम करेगा मेरे ख्याल से। ये काम तो करना चाहिए क्योंकि ये उम्मीद यही है। तो बस सही है। अब इसमें सिद्ध करने वाली जो चीज़ है वो कैसे होगी पता नहीं, उदाहरण से देख लिया है, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ इस प्रश्न में। तो अब हम बढ़ चुके हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 23। ख़तरनाक क्वेश्चन है यहाँ पे, यही सिद्ध करने वाला मुझसे नहीं हो पाता है। खैर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। तो भाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, याद होगा। ठीक है, संख्या देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने से काम हो जाएगा। तो हमें चाहिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो विषम संख्याओं को देखेंगे तो विषम संख्याएं कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी, और उसमें भाज्य ये तो है नहीं, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये रहा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यानी कि 9। और आगे कह रहे हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, ये विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब ये देखते हैं कौन है, नहीं दिखाई दिया। तो 1 न अभाज्य है, ना ही अभाज्य है, 3 अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और हमको 9 बराबर मिलेगा 3 गुणित 3, और 3 बराबर मिलेगा 3, और हमको इसका मासा और लासा निकालना है। तो हम मासा लिखेंगे किसका, 9 और 3 का। तो हमें मिलेगा कितना मासा, 3, और लासा निकालेंगे 9 और 3 का। तो हमें मिलेगा 3 जो मिल रहा है एक में, और दोनों में जो एक में है वो भी 3 त्रिक का 9। ये हो गई बात ख़त्म। ओके, सॉरी अगर ना दिखाई दिया हो तो। ओके, तो इतनी चीज़ें हो गई। अब हमें दिखाई दे रहा है कि यदि एक विषम संख्या p क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या वह क्यू क्यूब को भी विभाजित करेगी। तो एक विषम संख्या मान लेते हैं 3, किसको विभाजित करती है, p स्क्वायर को विभाजित करती है। किसी को भी कोई संख्या हो जो वर्ग को विभाजित कर रहे हो, कोई भी संख्या का वर्ग को विभाजित, जैसे 3 किसके वर्ग को विभाजित करेगा, 6 के वर्ग को विभाजित करेगा। तो 3 से 6 का वर्ग 36 विभाजित है। तो 3 से अगर हम 36 को भाग करेंगे 12 12 में, 12 12 3 36, मतलब 36 मिल जाएगा, कट जाएगा। तथा 3 से 6 का घन, 6 6 36 6 का 216 भी विभाजित है। तो 3 से अगर आप 216 को भाग करते हैं तो 3 से 21, और 3 2 9 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता है कि कोई विषम संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो उसके घन को भी विभाजित करेगी। तो यह सिद्ध हो गई बात। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी रहेगा, और अपने पास दम नहीं है कि इन चीज़ों में और भी घुसा जाए, कौन इतनी गहराई में जाए। सबसे पहली बात तो बिना किसी काम के 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 संख्याओं का लासा और मासा का योग। तो योग दिया है 7380। यदि दोनों संख्याओं का लासा मासा से इतना अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लफड़ा ही की चीज़ तो है। तो दो संख्याओं के लासा और मासा का योग ये दिया है 7380। ठीक है, तो हम लिखेंगे LCM प्लस HCF बराबर 7380। ओके, यदि दोनों संख्याओं का लासा मासा से इतना अधिक है, और लासा मासा से
मासा से 7340 अधिक है, यानी जो हमारा एलसीएम है वो एचसीएफ से ज़्यादा है। यानी कि एचसीएफ में अगर आप 7340 जोड़ेंगे तब वो एलसीएम के बराबर हो पाएगा। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अच्छी बात है। तो जो कि हम लासा और मासा देख सकते हैं, एलसीएम की जगह ये रख देते हैं। समीकरण नंबर इसको 1 कहते हैं, समीकरण नंबर 2 इसे कहेंगे हम। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एल की जगह पे ये रख देना है। तो समीकरण 1 में एल का मान रखने पर, तो जहाँ पे एल दिखाई दे रहा है वहीं पे हम एच प्लस 7340 लिखेंगे, प्लस एच तो हमको दिखाई दे रहा है बराबर 7380 है। तो एच एच जोड़ करके 2h हो जाएंगे। 7380 माइनस 7340 हो जाएगा। 2h बराबर आपको 40 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 20 मिल जा रहा है। ओके, तो h का मान जब 20 हो गया तो यहाँ पे रख देंगे। तो l बराबर हो जाएगा 20 प्लस 7340, तो l बराबर हो जाएगा 7360। तो हमें चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुणते मासा होता है। तो लासा तो हमको ये मिल गया है 7360 और मासा में मिल गया है 20। ये दोनों जीरो ऐसे पीछे लगा दो। 2 छंग 12, 2 3 6 1 7, 2 7 14 आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है यार, बस करो, बहुत हो गया।